तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर चाय का कप पटक दिया। हाँ पटक दिया, बहुत त्रस्त हो गई हूँ मैं। अब नहीं झेल सकती आप सबको, नहीं रहना है मुझे आप लोगों के साथ। मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ के सामने इतना गुस्सा दिखाया। मैं अभी भैया को फोन लगाती हूँ और बताती हूँ तुम्हारी हरकत के बारे में। तुम क्या फोन लगाओगी? मैं फोन लगाती हूँ। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। पागल हो गई हूँ मैं तुम लोगों के साथ रहते रहते। मेरा उठना बैठना खाना पीना हर चीज तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। तुम लोगों ने मुझे अपनी मुट्ठियों पे जकड़ लिया है। लेकिन हर किसी के बर्दाश्त की सीमा होती है। अब बहुत हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू, ये क्या तरीका है? कितने जोर जोर से चीख रही हो तुम। अरे 4 घरों में तुम्हारी आवाज गूंज रही है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सब सिखाकर ससुराल भेजा है? हाँ पापा जी, यही सब सिखाकर भेजा है मुझे। आज मेरा चीखना चिल्लाना आपको दिख गया, लेकिन पूरे साल भर से मैं गौ गंगा की तरह चुपचाप गूंगी गुड़िया बनकर आप लोगों की बात मानते रही, आप लोगों की सेवा करते रही। तब मेरे संस्कार, मेरा धैर्य ये सब नहीं दिखा आपको। लेकिन आज मेरा चीखना दिख रहा है आपको और आप मेरे माँ बाप के संस्कारों पर उंगली उठा रहे हैं। अब नहीं पापा जी, मेरे सब्र का खूब इम्तिहान ले लिया आप लोगों ने, लेकिन अब मैं नहीं सह सकती। हाय राम, गुप्ता जी, देखा आपने अपनी बहू की करतूत? अरे इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे ऊपर चाय का कप पटक दिया और मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर धमकी देकर चली गई। हाँ, देखा भी और सुना भी। आ जाने दो तुम मेरे ब्रिजेश को। इसकी हेकड़ी ना तुड़वाई ना, इसकी खाल ना उधड़वाई ना, तो मेरा नाम भी गोमती देवी नहीं। माँ, कल तक तालाब के पानी जैसे सांस पड़ी हुई थी और आज अचानक समुद्र जैसे उछाल मार रही है ये। इसकी खाल उधड़वाना बहुत जरूरी है माँ, नहीं तो ये आप लोगों के सिर पर बैठकर तांडव करेगी। मैं तो कहती हूँ कि लगाइए अभी ब्रजेश भैया को फोन। हाँ, लगाती हूँ, अभी फोन लगाती हूँ मैं। हेलो ब्रजेश बेटा। हाँ माँ। बेटा तू जल्दी से अपने गांव की टिकट कटा ले, क्योंकि तेरी पत्नी ने हमारा जीना हराम करके रखा है। आज उसने तेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की। क्या? ये क्या बोल रही हो माँ आप? सुने ना, ऐसा नहीं कर सकती माँ। क्यों? तुझे अपनी माँ की बात पर भरोसा नहीं है? तुझे कल की आई तेरी पत्नी पर इतना भरोसा है? अरे मैं तुझे बता रही हूँ तो मेरी बात का यकीन कर। तेरी पत्नी ने आज गरम खोलता हुआ चाय तेरी माँ के ऊपर उड़ेल दिया। वह तो तेरी बहन बीच में आ गई तो बाल में बच गई। ठीक है माँ, मैं कल ही घर आ रहा हूँ। नहीं, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती। मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है। मैं अभी इसी वक्त अपने मायके जा रही हूँ। जब आप आएंगे ना तो मेरे मायके ही आकर मुझसे मिलिएगा और अपने परिवार वालों से मिलकर जो भी फैसला है वो कर लीजिएगा। चाहे आप मुझे तलाक दे दीजिए या फिर आप मुझे अपने साथ रखिए, लेकिन अब मैं किसी भी शर्त में यहाँ नहीं रहूंगी। कैसी बात कर रही हो सुनैना? एक दिन की बात है, बस एक रात काट लो तुम उस घर में। मैं कल सुबह ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। मैंने कहा ना कि नहीं मतलब नहीं रुक सकती मैं इस घर में। मैंने कह दिया ना, मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है। जो भी बात है वो तुम मेरे मायके आकर करना। लेकिन अब बहुत हो गया। 365 दिन मैंने एकदम चुपचाप मौन रहकर सब लोगों के अत्याचार सहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। ठीक है, तो जाओ तुम अपने मायके, मैं वहीं आकर तुमसे मिलता हूँ कल। ठीक है, नहीं जा सकती तुम इस घर से। जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक मैं तुझे इस घर से नहीं जाने दूंगी। हट जाइए मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना कि अब एक मिनट भी इस घर में नहीं रुक सकती मैं। याद रख, अगर तूने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो जिंदगी भर तुझे इस घर में घुसने नहीं दूंगी और ब्रिजेश आएगा तो तेरे हाथ पैर अलग तोड़वाऊंगी मैं। जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन हट जाइए मेरे रास्ते से। सोच लो भैया के आ जाने के बाद क्या हाल होगा तुम्हारा। जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल हटिए आप लोग मेरे रास्ते से। सुनैना, चलो। ये क्या बात हुई समीर? तुम्हारी बहन ने तुम्हें फोन किया और तुम उसे लेने आ गए? देखिए अंकल जी, मुझे नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मेरी बहन कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, इसीलिए मुझे इसे अपने घर लेकर जाना ही पड़ रहा है। जो भी बात है हम कल आराम से बैठकर कर लेंगे। फिलहाल मैं सुनैना को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अगर मेरी बहन से कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं अभी आपसे माफी मांग लेता हूँ और कल खुद मेरी बहन आकर आप लोगों से माफी मांगेगी। लेकिन फिलहाल मैं सुनैना को लेकर जा रहा हूँ। नहीं ले जा सकते। और यदि तुमने अपनी बहन को यहाँ से लेकर गए ना तो तुम्हारी बहन के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। गोमती, जाने दो उसे। कल ब्रजेश आ जाएगा, उसके बाद हम बैठकर फैसला कर लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। चलो सुनैना। माँ भैया आ बच जाए। आप उन्हें एक बात बताना और इसकी जितनी हेकड़ी है ना सब निकलवा देना, खाल उधड़वा देना इसकी। हाँ, बस ये रात कट जाए और सुबह मेरा ब्रजेश मेरे पास आ जाए, फिर मैं बताऊंगी इसे कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम निकलेगा। ये धमकी दे रही है ना,
कि मैं रिश्ता भी तोड़ दूंगी, तलाक ले लूंगी। मैं भी देखती हूँ, अगर इसने तलाक की बात की ना तो इसे इतनी बुरी तरह से समाज में बदनाम करूंगी ना कि कहीं दूसरी जगह शादी करने लायक नहीं रहेगी ये। हाँ हाँ माँ, चारों तरफ इसकी बदनामी करना कि ये कितनी बदतमीज औरत है। फिलहाल ब्रजेश को तो आ जाने दो और तुम लोग थोड़ी शांति बनाओ। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ चूल्हा चौका संभालो। सुबह से इतना तांडव हो रहा था कि चाय तक नसीब नहीं हुई है। अरे मैं कहता हूँ कि तुम लोगों को भी बहू को छेड़ने की जरूरत क्या थी? पापा, सब कुछ जानते हुए भी हम पर इल्जाम लगा रहे हो आप। अरे उसी ने हमें छेड़ा है, हमने उसे नहीं छेड़ा है। वह तो मम्मी को जान से मारने तक की कोशिश कर रही थी। अब जो हो गया सो हो गया। अब जो भी बात होगी वो ब्रजेश के आने के बाद होगी। जाकर चूल्हा चौका संभालो तुम लोग। ये है सुनैना का ससुराल। सुनैना और ब्रजेश की शादी को अभी 1 वर्ष ही हुए थे। ब्रजेश एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता था, लेकिन ब्रजेश की जॉब लोकेशन ब्रजेश के घर से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर थी। ब्रजेश तो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन ब्रजेश के परिवार वालों ने यह कहते हुए उसे यही रोक लिया था कि कम से कम 1 साल बहू अपने ससुराल में ही रहेगी, उसके बाद ही वो अपने पति के साथ जा सकती है। ब्रजेश और सुनैना ने भी खुशी खुशी ससुराल वालों की बात मान ली थी, लेकिन इन 1 सालों में ऐसा कुछ हुआ कि सुनैना ने आज इतना बड़ा फैसला ले लिया। सुनैना अपने मायके जाकर अपनी आप बीती फूट फूट कर रोते हुए अपने माता पिता को सुनाती है। लेकिन बेटा, तुमने इन 1 सालों में तो कभी हमें कोई बात नहीं बताई और अचानक तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। माँ मुझे लगा कि आज नहीं तो कल ये लोग समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे और मुझे समझ लेंगे, मेरे सेवा भाव को समझ लेंगे। लेकिन ये लोग इतने निर्दयी इंसान हैं कि इन लोगों को मुझ पर तरस तक नहीं आता। माँ मैंने अपने सारे फर्ज निभाए। माँ, सुबह 5 बजे से मेरी सास मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाती थी, लेकिन मैंने कभी उफ तक नहीं किया। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं इन लोगों की सेवा में हाजिर रहती माँ, लेकिन एक बार भी ये लोग मेरे दुख दर्द के बारे में, मेरी तकलीफ के बारे में नहीं सोचते। कई बार मुझे तेज बुखार भी होता था, फिर भी मेरी सास और ननद को मुझ पर तरस नहीं आता था। मेरा रोज का जो काम था वह काम मुझे करना ही पड़ता था। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने तो यह तक बताया मुझे कि पहले वहाँ काम वाली थी, लेकिन जब से मैं उस घर में गई तब से उन लोगों ने काम वाली को बंद करवा दिया। फिर भी मैंने कभी उफ तक नहीं किया माँ। मेरी ननद कल परसों शादी लायक हो गई है, लेकिन वह हर 1-2 दिन में अपनी सहेलियों को घर में बुलाती थी और मुझे डिश की फरमाइशें करती थी, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। और जब तक उन लोगों की पार्टियां होती रहती थी तब तक मैं रसोई में ही डटी रहती थी, फिर भी मैंने उफ तक नहीं किया माँ। और तुम्हारे ससुर जी, क्या वो अपनी पत्नी और बेटी को कुछ नहीं बोलते थे? सब ऐसे ही है माँ, किसी को तरस नहीं आता मुझ पर। सबकी सेवा की है माँ मैंने, लेकिन कभी उफ तक नहीं किया। माँ जी हर 8-15 दिन में अपने मायके से कोई न कोई रिश्तेदारों को बुलाती, उनकी खूब सेवा करवाती, फिर भी मैं कभी कुछ नहीं कहती। यहाँ तक माँ, मम्मी जी मेरी बुआ सास और उनकी दोनों बेटियों को बुला लेती थी और महीना 15 दिन वो लोग मेरे ससुराल में ही रहते थे और उनकी भी सेवा करवाती थी। उनकी बेटियां भी जवान थी, लेकिन उनके कपड़े तक धुलवाती थी मुझसे। फिर भी मैंने उफ तक नहीं किया, सबकी सेवा की माँ, सबकी सेवा की। लेकिन एक दिन मेरी कॉलेज की सहेली का फोन आया और उसने मुझे बताया कि वो इसी शहर में है, तो मैंने उसे घर आने के लिए कहा। तो जैसे ही माँ जी ने सुना कि मैंने किसी को घर आने के लिए कहा है, तो वह बहुत गुस्सा होने लगी, मुझ पर ताव दिखाने लगी और उल्टी सीधी बातें कहने लगी। क्या कह रही थी? यही कि उनका घर कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर आएगा। तो मैंने कहा कि माँ जी वो यहाँ कोई रहने नहीं आ रही है, बस वो कुछ घंटों के लिए आ रही है। तो कहती है कि वो उनका घर है और उनके घर में ऐसे कोई भी मुंह उठाकर नहीं आ सकता। अब मैंने अपनी सहेली को आने के लिए कह दिया था, उसे मना कैसे करती माँ, इसलिए मैं चुप रही और अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। और जैसे ही मेरी सहेली आई, वैसे ही माँ बेटी का ड्रामा शुरू हो गया। उल्टी सीधी बातें करने लगी, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, लड़ने लगी वो मुझसे, वह भी मेरी सहेली के सामने। वह भी आश्चर्यचकित होकर हम लोगों को देखने लगी। और माँ, यह सब तमाशा देखकर रीता ने पानी तक नहीं पिया मेरे घर का और वो वहाँ से चली गई मुझे आई एम सॉरी बोलकर। क्या? ये तो अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। हाँ पापा बताइए, क्या उस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? मेरा कोई अपना नहीं आ सकता उस घर में? समझी जी उस वक्त घर में नहीं थे क्या? नहीं पापा जी, इस वक्त घर में नहीं थे, लेकिन जब वह शाम को लौट कर आए तब मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो वह भी कहने लगे कि बिना पूछे तुम्हें किसी को घर पे नहीं बुलाना चाहिए था। मैं बहुत रोई पापा, मैंने इनसे भी कुछ नहीं बताया यह सोचकर कि चलो ये बाहर रहते हैं, इन्हें घर की बातों का मैं टेंशन नहीं देती। और दूसरे दिन मैं सामान्य हो गई, लेकिन दूसरे दिन माँ जी ने अपनी भाभी के दूर के रिश्तेदारों को पूरे परिवार सहित खाने पर आमंत्रण कर लिया और एक लंबी लिस्ट थमा दी मुझे। कहा कि मैं 2 घंटे में ये सारा खाना रेडी कर दूं। तब मुझे बहुत गुस्सा आया पापा, बहुत गुस्सा आया। तब मैंने गुस्से से माँ जी के सामने चाय का कप पटक दिया और मेरे सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होने लगा। इसलिए मैंने भैया को फोन करके आने के लिए कहा। पापा बेटा, इतना सब कुछ तो चुपचाप सहते रही और तुमने हमें एक बार
बता दिया होता ना तो ये सब बात आज होती ही नहीं। अब हमारी बेटी उस घर में नहीं रहेगी, बस दामाद जी को आने दो, या तो दामाद जी तुम्हें अपने साथ अपने जॉब लोकेशन पर लेकर जाए या फिर रिश्ता ही खत्म कर दे। हाँ जी, सही फैसला ले रहे हो आप। ऐसे कैसे हमारी बेटी जानवरों की तरह बस उस घर में काम करेगी और उस घर में उसका कोई हक नहीं होगा? अरे हमने बेटी ब्याही है, कोई समधन जी के घर के लिए नौकरानी नहीं भेजी है। चल बेटा, चल तू खाना खा ले, खाना खाकर आराम कर, कल दामाद जी आएंगे तब फैसला होगा। ठीक है माँ। बेचारी सपना अपने ससुराल वालों के व्यवहार से बहुत दुखी थी। वह रात भर सो नहीं पाती और बस सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सपना को लगा था कि शेखर जी सीधे उससे मिलने आएंगे, लेकिन शेखर अपने ससुराल ना आकर अपने घर जाता है और घर जाकर अपने माता पिता से बात करता है। शेखर बेटा, उस सपना ने हमें बहुत परेशान किया है, वह इस घर की बहू बनने लायक ही नहीं है, तू उसे तलाक दे दे, मैं तेरी धूमधाम से दूसरी शादी करवाऊंगी। लेकिन माँ, शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। मैं तो सपना के साथ ढंग से 1 साल भी नहीं रहा हूँ, फिर मैं कैसे उसे तलाक दे दूँ? मैं उसकी भी तो बात सुनूंगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि इतना बड़ा तमाशा हो गया घर में। भैया, मम्मी पापा और मैं आपको जो बता रहे हैं उस पर आपको यकीन नहीं है और आप उस भाभी की बात सुनना चाहते हैं? अरे क्या हम झूठ बोलेंगे? नहीं रीमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शादी ब्याह मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। मैं इतना बड़ा रिश्ता ऐसे एक पल में सुनी सुनाई बातों के लिए खत्म नहीं कर सकता। मैं सपना से मिलना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि उसने ये सब क्यों किया। ठीक है, अगर तुझे उससे ही बात करना है, उससे मिलना है और उसकी बातों पर भरोसा करना है ना, तो याद रख, भले ही तू उसे अपना ले, लेकिन मैं उसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। और यदि वो इस घर में वापस आना चाहती है तो उसे हम दोनों माँ बेटी से माफी मांगनी होगी। ठीक है माँ, मैं सपना के घर जा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा। ठीक है, याद रखना, लेकिन यदि तू उसे इस घर में लाएगा तो उसे इस बात को समझा के लाना कि उसे इस घर में आने के लिए तेरी बहन और तेरी माँ से माफी मांगनी होगी। ठीक है माँ। शेखर सपना के घर जाता है और वहाँ सपना से सारी बातें सुनता है। वह सब सुनकर शेखर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके घर वाले ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए दामाद जी, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये सब में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब हमारी एक ही शर्त है, हमारी बेटी अब उस घर में नहीं रहेगी। यदि आप हमारी बेटी के साथ रहना चाहते हैं तो उसे अपने साथ लेकर जाना होगा, नहीं तो आप तलाक दे दीजिए। कैसे जानवरों की तरह सुलूक किया है आपके घर वालों ने। मैं अपने घर वालों की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ पापा जी, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे घर वाले ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सपना भी झूठ क्यों कहेगी? एक बात बताइए, पहले आपके घर काम वाली थी या नहीं? लेकिन आपकी मम्मी ने काम वाली को भी हटा दिया। यकीन न हो तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से जाकर पूछ लो। हाँ, काम वाली तो थी हमारे घर। देखिए मम्मी जी, मेरे लिए शादी ब्याह कोई छोटा मोटा बंधन नहीं है, बल्कि यह तो 7 जन्मों का बंधन है और मैं इस रिश्ते को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता। वैसे भी आज नहीं तो कल सपना को मुझे अपने साथ लेकर जाना ही था, तो मैंने यह फैसला लिया है कि सपना को मैं अपने साथ अपने जॉब लोकेशन में लेकर जाऊंगा। और हाँ, मैं अपने माता पिता से रिश्ता भी खत्म नहीं कर सकता। मैं समय समय पर उनकी मदद करूंगा, उनसे मिलने आते जाता रहूंगा। हाँ दामाद जी, हम ऐसा नहीं कहते आपसे कि आप अपने घर वालों से रिश्ता खत्म कर दीजिए। वह आपके माता पिता हैं और वह आपकी प्राथमिकता भी है, और आपका फर्ज भी है कि आप हमेशा अपने माता पिता की देखभाल करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। हाँ पापा जी। ठीक है दामाद जी, तो आप सपना को अपने साथ लेकर जाइए। ठीक है पापा जी। देखिए माँ पापा, आप लोग मुझे गलत मत समझिए, लेकिन सपना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे ही सपना से रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। मैं सपना को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और धीरे धीरे माहौल शांत हो जाएगा तो मैं सपना से धैर्य से बात करूंगा और उससे सारी बातें पूछूंगा और आप लोगों से माफी मांगने के लिए भी कहूंगा। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। आप लोग हमेशा मेरी प्राथमिकता हैं और आप लोगों की सेवा करना मेरा फर्ज है। मैं समय समय पर आता रहूंगा और आपकी जरूरतों के लिए रुपए भिजवाता रहूंगा। और रीमा की शादी के लिए जो बात चल रही है उसका क्या? हाँ माँ, रीमा भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं रीमा की शादी भी धूमधाम से करूंगा, लेकिन अभी 2-4 महीनों के लिए हमें शांत रहना चाहिए और रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं जल्द ही लौटूंगा। मैं जा रहा हूँ सपना को लेकर। ठीक है, जा बेटा, लेकिन अपने माँ बाप को मत भूलना। नहीं माँ, कभी नहीं भूलूंगा। कुछ भी कहो भैया, भाभी बहुत शातिर है, क्योंकि भाभी ने आपको अपने जाल में फंसा लिया, तभी तो आप भाभी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। नहीं तो अगर आप चाहते तो भाभी को डांट डपट कर हम लोगों से माफी मांगने के लिए मना लेते। रीमा, छोटी हो, छोटी बनकर रहो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। हाँ, मैं तो आपको बुरी लगूंगी ही, क्योंकि भाभी तो अच्छी लगती है आपको भाभी की बातों का भरोसा है, हमारी बातों का नहीं। रीमा, फिलहाल मैं कोई बहस नहीं करना चाहता और तुम भी थोड़ी अपनी हरकत सुधारो। कल परसों तुम्हें ससुराल जाना है, वहाँ भी ऐसे ही व्यवहार करोगी क्या सबके साथ? बस भैया, मुझे ससुराल वाला लेक्चर मत दीजिए। आप जाइए भाभी के साथ और मजे कीजिए। शेखर सपना को लेकर अपनी जॉब लोकेशन पर चला जाता है और शेखर और सपना खुशी खुशी रहने लगते हैं।
लेकिन शेखर की माँ और बहन को इस बात से बहुत दिक्कत हो रही थी कि सपना और शेखर एक साथ खुश हैं और उनकी सेवा करने वाला यहाँ कोई नहीं है। हेलो, हाँ मम्मी। कैसी है बेटा सपना, वहाँ सब बढ़िया है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है माँ। ये 5-6 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला। हाँ बेटा, देखो तुम अपना ध्यान रखना, ऐसी अवस्था में ज्यादा दौड़ भाग नहीं करना, ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना। हाँ मम्मी, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सपना, ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ, ये आ गए हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो। क्या हुआ शेखर जी? सपना, माँ का फोन आया था। माँ कह रही थी कि लड़के वाले 2 दिन बाद बात पक्की करने आ रहे हैं। अच्छी बात है जी। लेकिन माँ चाह रही थी कि वहाँ मैं भी उपस्थित रहूं, इसलिए उन्होंने मुझे आने के लिए कहा है। ठीक है अनी जी, जाइए ना आप, 2 दिनों की तो बात है ना, 2 दिन में मैनेज कर लूंगी। सपना, ये घर का कलेश कब खत्म होगा? काश हम दोनों जाते वहाँ रीमा की शादी तय करने। तुम्हें अकेले छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वह भी इस अवस्था में। कोई बात नहीं जी, 2 दिनों की तो बात है ना, आप जाकर रीमा की शादी तय कराइए, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वैसे मैंने मकान मालिक से बात कर ली है, उनकी बेटी से कहा है कि वह रात को यहाँ आ जाए तुम्हारे पास, ताकि तुम रात को अकेली ना रहो, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। हाँ हाँ ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और कल खुशी खुशी जाइए। आपने टिकट करवा ली? नहीं, अभी ऑनलाइन बुक कर लूंगा। ठीक है जी। सपना और शेखर को एक साथ रहते 6 महीने बीत जाते हैं और इस दौरान सपना गर्भवती हो जाती है। सपना को दूसरा महीना चल रहा था और उधर रीमा की शादी तय हो रही थी। सपना की सास ने शेखर से साफ साफ कह दिया था कि वह सपना को जब तक वह माफी मांगने को तैयार न हो जाए तब तक वह उसे घर लेकर न आए। और शेखर को भी पता चल चुका था कि सपना की कोई गलती नहीं है, इसीलिए शेखर भी सपना से माफी मांगने के लिए नहीं कहता। शेखर मजबूरी में अपने घर अकेले ही आता जाता और दूसरे दिन शेखर अपनी बहन की शादी तय करने के लिए अपने घर पहुंच जाता है। ठीक है भाई साहब, अब शादी को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए आप लोग भी शादी की तैयारियों में जुट जाइए और अब हम लोग जल्द ही मिलते हैं शादी वाले दिन। जी भाई साहब, जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते भाई साहब। चलो, हमारी रीमा की बहुत अच्छी किस्मत है जो इतने अच्छे घर में ब्याह कर जा रही है। सुनो बेटा, अब शादी के लिए ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है, मात्र 1 महीने का समय है हमारे पास। मैं तो बोल रही थी कि 1 महीने तुम यहीं रुक जाते। नहीं माँ, मैं सपना को छोड़कर यहाँ नहीं रुक सकता। वैसे भी सपना माँ बनने वाली है, इस समय तो उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। हाँ हाँ, तेरे लिए तेरी बहन ज्यादा महत्व थोड़ी ना रखती है, तेरे लिए तो तेरी पत्नी ही सब कुछ है। माँ, शादी के लिए जितने रुपए चाहिए मैं उतने रुपए लगाऊंगा और रीमा की शादी धूमधाम से संपन्न होगी। रुपयों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, लेकिन अब मुझे लौटना होगा। हाँ हाँ जा तू, मैं तुझे रोक नहीं रही हूँ, लेकिन याद रखना कि तू सपना को यहाँ नहीं लाएगा। सपना को लाने के लिए मेरी शर्त पता है ना, अगर वो मुझसे और तेरी बहन से माफी मांगने को तैयार होगी ना तो ही उसे लाना, नहीं तो शादी में भी उसे लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। अब मैं चलता हूँ। शेखर जी आ गए आप? क्या हुआ, रीमा की शादी तय हो गई? ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ, भैया तो आ गए। ठीक है नीलम, लेकिन आते जाते रहना, तुम रहती हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है भाभी। हाँ, रीना की शादी तय हो गई है और अगले महीने ही उसकी शादी है। क्या इतनी जल्दी? हाँ, अगले महीने कोई शुभ मुहूर्त है, यह कह रहे थे लड़के वाले, तो मम्मी पापा ने भी हाँ कह दिया। अब शादी 4 महीने बाद करें या 1 महीने बाद, क्या ही फर्क पड़ता है। बोल रही थी कि सारी तैयारियां तो पहले से हो गई है। हाँ हाँ, यह भी ठीक है, चट मंगनी और पट ब्याह। क्या हुआ जी, इतनी खुशी का मौका है और आप उदास हो रहे हैं? क्या बताऊं सपना, ये घर के तनाव कब खत्म होंगे। माँ बोल रही थी अगर सपना माफी मांगने को तैयार है तभी उसे शादी में लेकर आना। अब मैं तुम्हारे बिना या तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ 1 हफ्ते के लिए। देखिए जी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि रीमा की शादी इतने अच्छे घर में तय हुई है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे मत हटना। आपके जो फर्ज है आप वो फर्ज जरूर निभाना। और रही बात मेरी, तो आप 1 हफ्ते के लिए मुझे माँ के घर में छोड़ देना, या फिर 1 हफ्ते के लिए माँ को मैं यहीं बुला लेती हूँ। ठीक है सपना, थैंक यू वेरी मच। तुम मेरी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल चुटकियों में कर देती हो। मैं बेकार में इतना परेशान हो रहा था सोच सोच कर। नहीं जी, मैंने कभी किसी के हक छीनने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा, और आपके भी जो फर्ज है उस घर के लिए आप भी बिना सोचे अपने सारे फर्ज निभाइए। सच में सपना, तुम कितनी अच्छी कितनी समझदार हो। माँ ने तुम्हारी अच्छाइयों को क्यों नहीं देखा। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर कितना सोचता हूँ, कितना डर जाता हूँ। सोचता हूँ कि तुमसे कैसे बात करूंगा, लेकिन तुम बड़ी सी बड़ी बातों का हल यूँ मुस्कुरा के 1 मिनट में निकाल देती हो। हाँ जी, मैं इतनी बुरी तो नहीं हो सकती कि किसी बहन को उसके भाई के प्यार से वंचित कर दूं, या किसी बेटे को उसके माँ बाप के प्यार से वंचित कर दूं। आप जाइए और खुशी खुशी अपने सारे फर्ज निभाइए। सपना की सास सपना से इतनी नाराज थी कि उन्होंने सपना को लाने से साफ साफ मना कर दिया था। अब बेचारा शेखर करता भी तो क्या करता, वह
सपना के बिना ही अपनी बहन की शादी में गया और वहां जाकर उसने अपने सारे फर्ज निभाए और धूमधाम से रीमा की शादी संपन्न हो गई। कई रिश्तेदारों ने पूछा कि घर की शादी है और घर की बहू क्यों नहीं है, तो शेखर ने बहाना बता दिया कि सपना की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब रीमा भी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थी। अब सपना के सास ससुर ही ससुराल में रह गए थे। समय बीतता गया और सपना ने एक नन्हे से बेटे को जन्म दिया। सपना अंदर ही अंदर इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि उसके ससुराल के शुभ कार्यों में उसे शामिल नहीं होने दिया जाता है। वह जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वह बिना गलती के अब अपनी सास से माफी भी नहीं मांगना चाहती थी। इसीलिए उसने ससुराल जाने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे 5 साल का समय बीत जाता है और अब सपना का बेटा भी 4.5 साल का हो जाता है। आर्विक, हो गया बेटा, कितने कार्टून देखोगे? चलो चलकर सो जाओ अब। नहीं मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही है अभी। अरे क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सपना, माँ का फोन आया था, बोल रहे थे कि पापा बहुत बीमार हैं। क्या बाबूजी की तबीयत खराब है? हाँ सपना, हमें जाना पड़ेगा। हाँ हाँ जाइए ना, फिर किसका इंतजार कर रहे हैं आप? जल्दी जाइए और जाकर अपने बाबूजी को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए। सपना, मन तो नहीं कर रहा है तुम्हें कहने का, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, क्या तुम चलकर माफी मांगना चाहोगी मेरी माँ से? आरवी, आरवी जाओ बेटा, अंदर जाओ और जाकर अब सो जाओ। बहुत देर से टीवी देख रहे हो तुम। ओके मम्मा, अब इतने साल बीत चुके हैं, उन्हें भला मेरी क्या जरूरत है? मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए और जाकर बाबूजी को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। ठीक है सपना, मैं तुमसे जिद भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कल मैं सुबह वाली ट्रेन से ही जा रहा हूँ। ठीक है जी, जाइए, मैं आरवी का ध्यान रख लूंगी। ठीक है सपना। शेखर पिता की तबीयत खराब सुनकर दूसरे दिन सुबह वाली ट्रेन से ही अपने घर चले जाता है। वहाँ जाता है तो देखता है कि शेखर की बहन रमा वह भी अपने पति के साथ आई हुई है और उसके पापा की सब सेवा में लगे हुए हैं। शेखर आता होगा जी, शेखर ने कहा है कि वह जल्दी निकल जाएगा, बस शेखर पहुँचता ही होगा। हाँ पापा, भैया आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस भैया आ ही रहे हैं, फिर बड़े से बड़े अस्पताल में आपका इलाज करवाएंगे भैया। पापा कैसे हैं आप? शेखर, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। देखना, तेरे पापा को पूरे 1 हफ्ते हो गए, ढंग से कुछ खा पी नहीं रहे हैं। अरे डॉक्टर से दिखाया भी, लेकिन डॉक्टर ढंग से कुछ बता ही नहीं रहे हैं। पापा मैं आ गया हूँ ना पापा, मैं आपको शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा, फिर देखिएगा आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, कब से शेखर की रट लगाए हैं तेरे पापा। भैया चलिए पापा जी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ठीक है रमा, तुम माँ जी के साथ घर में रहो, हम पापा को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। अरे बेटा, मैं भी जाऊंगी हॉस्पिटल। माँ, पहले दिखा तो देते हैं डॉक्टर से कि क्या बताते हैं पापा को, फिर वहाँ रहना पड़ेगा, तब भले मैं आपको लेकर चला जाऊंगा। ठीक है बेटा। शेखर अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ उनके बहुत सारे चेकअप होते हैं। शेखर के पिता का किडनी में इंफेक्शन था, तो 3 दिनों के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रखने को कहा गया था। माँ, भगवान करे सब कुछ ठीक ही ठीक हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, लेकिन शेखर को तो देख, कैसे बेशर्म जैसे अकेले हाथ हिलाते आ गया वहाँ से। ऐसा नहीं कि घर में इतनी बड़ी समस्या आन पड़ी है कि उसके पापा बीमार हैं, तो कम से कम अपनी पत्नी को तो लेकर आता। अरे यहाँ ये नहीं सोचा कि माँ की हालत पापा को देख देख कर क्या हो गई होगी, तो कम से कम उसकी पत्नी हमें बनाकर तो देती, घर के काम तो करती। हाँ माँ, वही सब तो मैं देख रही थी कि भैया कैसे अकेले आ गए। अरे भैया के मन में क्या एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि माँ की सेवा कौन करेगा वहाँ? रमा भी तो अपने ससुराल चली गई है। क्या भाभी सिर्फ भैया की सेवा और भैया के दिल में राज करने के लिए आई है? उसके लिए परिवार का कोई महत्व नहीं है। ससुर के बीमार होने की खबर सुनकर भी वह नहीं आई। माँ चिंता की कोई बात नहीं है, बस पापा के किडनी में थोड़ा इन्फेक्शन है, तो 3 दिन एडमिट रखेंगे, उसके बाद पापा को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप तो बेकार में ही इतना घबरा गए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, जो तेरे पापा को कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। लेकिन भैया एक बात बताइए, क्या आपको ऐसे समय में भी भाभी को लाने की नहीं सूझी? क्या उनका इस घर के प्रति कोई फर्ज नहीं है? ससुर के बीमार होने की खबर सुनकर भी वो यहाँ नहीं आई, इतना ईगो है उनके अंदर। ओह अच्छा, आज तुमको तुम्हारी भाभी के फर्ज समझ में आ रहे हैं। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है? तुम नहीं रुक सकती माँ के पास, तुम माँ की सेवा नहीं कर सकती, तुम भी तो माँ की बेटी हो ना, वो तो माँ की बहू ही है। ये क्या बोल रहा है शेखर तू? माँ मैंने आज तक आप लोगों को कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकता। अरे उसने क्या नहीं किया इस घर के लिए, कितनी सेवा की आप लोगों की, सारे रिश्तेदारों की सेवा की, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? आप लोगों को उसका सुख देखा नहीं जाता था। बैल ढोर की तरह आप लोग उसे काम करवाते थे, दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करते थे, यहाँ तक उसकी सहेली तक की आप लोगों ने बेइज्जती की। और तो और ये सब तो दूर की बात थी, लेकिन मैंने रमा की सगाई के दौरान भी आपसे कहा कि मैं सपना को लेकर आ जाता हूँ, तो आपने साफ साफ कह दिया अगर सपना आएगी तो रमा की सगाई नहीं होगी।
फिर रमा की शादी की बात आई। रमा की शादी के समय भी मैंने कितना रिक्वेस्ट किया, कितने हाथ पैर जोड़े आपके, लेकिन आपने और रमा ने साफ साफ कह दिया। रमा का तो कहना था अगर भाभी मेरी शादी में आएगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। उसके बाद जब आरविक पैदा हुआ तब भी हम लोगों ने आप लोगों को फोन करके बताया कि आरविक का जन्म हो गया है, लेकिन आप में से कोई भी उसे देखने तक का नहीं आए। अरे मेरी पत्नी से नाराजगी थी आप लोगों को, लेकिन मेरे बच्चे से तो नहीं थी ना। मुझे तो सपना में ईगो नहीं दिखता, बल्कि तुम लोगों में ईगो दिखता है। वह तो बेचारी कई बार आने को तैयार हो जाती थी, लेकिन मैं तुम्हारी शर्त की वजह से उसे कभी नहीं ला पाया। अगर तुम लोगों ने उस बेचारी को प्यार दिया होता, सम्मान दिया होता, बहू के सारे फर्ज तो आप लोगों को याद रहे, लेकिन ससुराल वाले के कोई फर्ज याद नहीं रहे। आप लोगों ने उसे दिल से स्वीकार किया होता, इस घर का सदस्य माना होता, तो आज वो इस घर से इतनी दूर नहीं होती। जब खुशियों के मौके में तुम लोगों ने उसे शामिल नहीं होने दिया, तो दुख के मौकों में मैं क्यों उसे शामिल कर उससे सेवा करवाऊं? इसीलिए मैंने ही उसे चलने के लिए नहीं कहा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इंसान को ना इतने अकड़ और ईगो में नहीं रहना चाहिए। समय बहुत बलवान है, कोई नहीं जानता कब किसको किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए। इसीलिए ना अपने रिश्ते हमेशा सबसे अच्छे बनाकर रखने चाहिए। बताइए माँ, आज आपको क्या रमा साथ दे सकती है? रमा तो अपने ससुराल चली जाएगी और मैं भी 3 दिनों के बाद वापस चला जाऊंगा। फिर आप किसके साथ रहेंगी बताइए? अगर आपने अपनी बहू के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाया होता तो आज आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बेटा, तू सच ही कह रहा है, मेरी ही गलती है। मैंने कभी उसे इंसान समझा ही नहीं। मैंने उस पर बहुत अत्याचार किए। हो सके तो सपना से जाकर कह देना कि मैंने उससे माफी मांगी है। अगर वो मुझे माफ कर सकती है तो वो यहाँ आकर रह सकती है, अपने फर्ज निभा सकती है। और मैं वादा करती हूँ बेटा, अगर एक बार उसने मुझे माफ कर दिया ना तो दोबारा उसे मैं कभी नाराज नहीं होने दूंगी। हाँ भैया, मैंने भी भाभी को बहुत परेशान किया। शायद उसी का परिणाम है कि ससुराल में मेरे साथ भी वही सब हो रहा है। लेकिन मैं अपना दुख किसे बताऊं? किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।